स्वागत है आपका मेरी चैनल जुगनू आईएएस एकेडमी में। जैसा कि हम बुक पढ़ रहे हैं 7th क्लास की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है उसको मैंने स्टार्ट किया है। इससे पहले 2 चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। आप मेरे चैनल जुगनू आईएएस एकेडमी पर जाकर उसको देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है दिल्ली 12th to 15th सेंचुरी, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, काम ख़त्म, ठीक है। तो इतना आसान सा आपको करना है और आई होप कि आप ज़रूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को विदाउट किसी डिले मतलब बिना किसी देरी के, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 में आपने देखा कुछ रीजंस लाइक कावेरी डेल्टा, जो कि एक बहुत बड़े सेंटर बने लार्ज किंगडम्स के, ठीक है। और आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि वहाँ पे कोई भी ऐसा किंगडम मेंशन नहीं है जो दिल्ली के साथ जुड़ा हो, ठीक है। दिल्ली को एज ए इट्स कैपिटल उसने शो किया हो, ठीक है। तो ऐसा कोई किंगडम वहाँ पे मेंशन नहीं किया है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली जो था वो इम्पॉर्टेंट सिटी बना सिर्फ 12th सेंचुरी में। जब 12th सेंचुरी आई तब दिल्ली जो थी वो पिक्चर में आई, ठीक है। दिल्ली जो था वो फर्स्ट कैपिटल बना अंडर द तोमार राजपूत। जो तोमार राजपूत किंगडम था उसके अंडर दिल्ली फर्स्ट टाइम कैपिटल बना, जो डिफीट किए गए इन द मिडल ऑफ 12th सेंचुरी बाय चौहान्स, जिसको चौहान्स ने डिफीट किया ऑफ अजमेर, यानी कि अजमेर में। इट वॉज अंडर तोमाराज एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकम इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर। वो तोमार्स और चौहान्स ही थे जिनके अंडर दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बना उस वक्त। बहुत सारे जैन मर्चेंट्स थे जो सिटी में रहा करते थे और उन्होंने कुछ बहुत सारे टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए यहाँ पे और कुछ कॉइन्स वगैरह मिंट की, जिसको दिल्ली वाल कहते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी सर्कुलेशन में था उस वक्त। और जो दिल्ली का ट्रांसफॉर्मेशन था, दिल्ली का जो ट्रांसफॉर्मेशन था इनटू कैपिटल, वो कंट्रोल करता था वास्ट एरिया ऑफ सब कॉन्टिनेंट, जो कि स्टार्ट होता है विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत और बिगनिंग होती है इसकी 13th सेंचुरी में, कि दिल्ली को एज अ कैपिटल यूज़ किया जाता है और वहाँ पर पूरे सब कॉन्टिनेंट को आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप एक टेबल देखिए ये राइट साइड में। यहाँ पे आपको एक कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस दी गई हैं, जैसे फिरोजाबाद, फिरोजशाह कोटला, और ये ओल्ड कोर्स रिवर ऑफ यमुना है, यमुना की रिवर है, और ये तुगलकाबाद है, दिलाबाद है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत ने बहुत सारी सिटीज़ बिल्ड की और इस एरिया में, ठीक है, जिसको हम दैट वी नाउ नो एज अ दिल्ली। तो अगर आप मैप 1 में देखें तो कुछ ऐसे जगहें आपको लोकेटेड हैं, दिल्ली, पूना, सिरी एंड जहांपना, ये कुछ ऐसी जगहें हैं, ठीक है। और देख लेते हैं रूलर्स ऑफ दिल्ली। दिल्ली पे कौन से रूलर्स ने रूल किया। द फर्स्ट ऑफ ऑल राजपूत डायनेस्टीज़ ने सबसे पहले इस पे रूल किया, जिनमें से 2 थे तोमार्स, अर्ली 12th सेंचुरी में आए थे यानी 1165 में, और अनंगापाला नाम था उनका। 1113 से लेकर 1145 तक इन्होंने रूल किया। फिर उसके बाद आए चौहान्स, जिसमें पृथ्वीराज चौहान थे, और इनका जो चौहान्स आए थे वो 1165 से लेकर 1192 तक रहे थे। और पृथ्वीराज चौहान ने जिसमें रूल किया 1175 से लेकर 1192 तक। अर्ली टर्किश रूलर उसके बाद आते हैं। टर्किश रूलर्स में जो कि टर्किश रूलर्स जो रूल करते हैं दिल्ली पे, वो करते हैं बिटवीन 1206 से लेकर 1290 तक। और उसके बाद कौन से अर्ली टर्किश रूलर थे, वो थे फर्स्ट कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने रूल किया 1206 से लेकर 1210 तक। फिर उसके बाद शमशुद्दीन इल्तुतमिश आए और उन्होंने 1210 से लेकर 1236 तक रूल किया। और फिर रजिया सुल्ताना आई थी और जिन्होंने 1236 से लेकर 1240 तक रूल किया। और फिर उसके बाद आते हैं गियासुद्दीन बलबन, जो कि 1266 से लेकर 1287 तक उन्होंने रूल किया। फिर उसके बाद आती है खिलजी डायनेस्टी।
खिलजी डायनेस्टी में दो इम्पोर्टेंट रूलर हैं। पहले हैं जलालुद्दीन खिलजी, जिन्होंने 1290 से लेकर 1296 तक रूल किया, और अलाउद्दीन खिलजी जो कि 1296 से लेकर 1316 तक रूल किया। टोटल खिलजी डायनेस्टीज़ ने 1290 से लेकर 1320 तक रूल किया दिल्ली पर। उसके बाद आती है तुगलक डायनेस्टी, जो कि 1320 से लेकर 1414 तक इन्होंने यहाँ पे रूल किया, और इसमें तीन इंपॉर्टेंट रूलर्स आते हैं, जिसमें से गयासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर 1324 तक रूल करते हैं। फिर मोहम्मद तुगलक आते हैं, जो 1324 से लेकर 1851 तक रूल करते हैं। फिरोज शाह तुगलक आते हैं, जो 1351 से लेकर 1388 तक रूल करते हैं। उसके बाद आती है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी 1414 से लेकर 1451 तक रूल करती है। उसमें से एक ही इम्पोर्टेंट रूलर है, जो है खिज़्र खान, जो 1414 से लेकर 1421 तक रूल करते हैं। लोधी डायनेस्टी में बहलोल लोधी आते हैं। उसमें एक ही इम्पॉर्टेंट रूलर है, बहलोल लोधी, जो 1451 से लेकर 1526 तक लोधी डायनेस्टी रूल करती है, जिसमें से बहलोल लोधी जी का जो रूलिंग टाइम है वो है 1451 से लेकर 1489 तक। ठीक है, तो ये कुछ रूलर्स हैं। अब देख लेते हैं कि अंडरस्टैंडिंग क्या थी दिल्ली की अंडर सुल्तान्स। ठीक है, हिस्टोरियंस को हम हिस्ट्रीज़ को हम कहते हैं तारीख, और तारीख प्लूरल वर्ड में, पर्शियन में हम इसको तारीख कहते हैं। और लैंग्वेज जो था एडमिनिस्ट्रेशन का, जो दिल्ली सल्तनत के अंडर था, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, जो ऑथर्स थे तारीख के, वो काफ़ी लर्न मैन हुआ करते थे, जैसे कि सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स, कर्टियर्स, जो कि एडवाइस करते थे रूलर्स को। ठीक है, और उनके गवर्नेंस में, और उनको जो है रूल का जस्ट इम्पोर्टेंस समझाते थे, एम्फसाइज करते थे कि आपने ऐसे रूल करना है, ये चीज़ें आपने अपनानी है। तो ऐसे इम्पॉर्टेंट एडवाइसेस वो उनको दिया करते थे उस वक्त में। तो जो सर्कल होता था जस्टिस का, तो फ़कीर मुकब्बिर ने 13th सेंचुरी में लिखा कि एक किंग जो है वो बिना सोल्जर्स के सर्वाइव नहीं कर सकता, और एक सोल्जर है जो बिना सैलरी के सर्वाइव नहीं कर सकता। सैलरी जो आती है वो आती है रेवेन्यू से, जो कि कलेक्ट किया जाता है पीजेंट से, यानी कि फार्मर से, मतलब किसानों से। और जो पीजेंट्स हैं वो तभी रेवेन्यू पे करेंगे अगर वो प्रॉस्पेरस और हैप्पी रहेंगे। ठीक है, और वो इस तरह वो हैप्पी कब रहेंगे, प्रॉस्पेरस कब रहेंगे, जो वहाँ का जो किंग होगा वो जस्टिस और ऑनेस्ट गवर्नेंस प्रमोट करेगा, मतलब अच्छे से अपने राज्य को चलाएगा ऑनेस्टी के साथ, और पूरे न्याय प्रिय तरीके से अपना जो राज्य है वो चलाएगा। तो इस तरह से ये पूरा सर्कल जो है वो जस्टिस का चलता था। ठीक है, जो कड़ी थी वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी, अगर एक भी कड़ी वहाँ से मिसिंग होती है तो पूरा राज्य जो है वो ख़त्म हो सकता था। तो इस तरह से एक कड़ी दूसरी कड़ी के साथ जुड़ी हुई होती थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो ऑथर थे तारीख के, वो कुछ सिटीज़ में रहा करते थे, मेनली दिल्ली में। हार्डली कोई ऐसा था कि जो विलेज में रहता था, और वो ऑफन जो हिस्टोरियंस थे वो अपने सुल्तान के लिए लिखते थे, और उनको ये उम्मीद होती थी कि उसके बदले में उन्हें कुछ अवार्ड वगैरह मिलेगा, कुछ रिवॉर्ड्स मिलेगा, कुछ इनाम मिलेगा। तो जो ऑथर्स थे वो अपने रूलर्स को एडवाइस करते थे कि जो उनको ज़रूरत है कि वो जो उनका ऑर्डर है वो बर्थ राइट के बेस पर हो और जेंडर डिस्टिंक्शंस के बेस पर हो। तो ये आइडियाज़ जो थे वो हर किसी से शेयर नहीं किए जाते थे। तो ये उनका आपस में जो एक अंडरस्टैंडिंग थी वो उन्हीं तक रहती थी, ये आम लोगों के बीच में ये सब बातें शेयर वो नहीं करते थे। उसके बाद 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर जो है, मतलब उनकी जो बेटी हैं रजिया, वो सुल्तान बनती हैं। ठीक है, तो उस एज में मिनाहे सिराज रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि मिनाहे सिराज कहते हैं कि जो रजिया थी वो बहुत ही ज़्यादा एबल थी, क्वालिफाइड थी उनके बेटों के बीच में। ठीक है, जो उनके जो बेटे थे उनसे ज़्यादा एबल और क्वालिफाइड थी वो, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं थे, जो वहाँ की जनता थी कंफर्टेबल नहीं थी कि उनकी जो रूलर है वो एक क्वीन हो, एक लड़की हो। ठीक है, एक रानी हो। तो ना ही वहाँ के जो नोबल्स थे वो हैप्पी थे, तो हैप्पी थे। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने कुछ साल खुद से उन्होंने इंडिपेंडेंटली रूल किया। बाद में जो रजिया थी उनको रिमूव कर दिया गया उनके गद्दी से। ठीक है, 1240 में आखिर उनको हटा दिया गया उनके राज से। तो उसके बाद क्या था कि मिनाहे सिराज कहते हैं उस वक्त रजिया के बारे में कि मिनाहे सिराज ऐसा सोचते हैं कि जो
क्वींस के जो रूल्स थे वो एक सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट जो गॉड ने क्रिएट किया है, जो गॉड के द्वारा क्रिएट किया गया सोशल ऑर्डर, उसके अगेंस्ट था, ऐसा तब के लोगों का मानना था, जिसमें वुमेन जो है वो एक मैन की सबॉर्डिनेट है, मतलब एक सहायता करने वाली है वुमेन, ठीक है। तो वो पूछते हैं कि वो गॉड से पूछते हैं कि वहाँ उन सब के लोगों से पूछते हैं कि इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन, कि जो गॉड का क्रिएशन है उसके रजिस्टर में हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम्स ऑफ मैन, हाउ डिड, अगर जो लड़की है वो एक मैन के कॉलम में नहीं आती है, एक मैन के बराबर नहीं है, तो क्यों, किस तरह से जो रजिया थी उसके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ थी जो एक राजा बनने के लिए एक आदमी में होती हैं, ठीक है। तो क्यों वो क्वालिटीज़ होल्ड करती थी वो, तो इस तरह का क्वेश्चन जो मिन्हाज सिराज ने रेज़ किया, और उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स में रजिया को मेंशन किया है और कहा है कि शी वाज अ डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश एंड दिस वाज इन कॉन्ट्रास्ट टू क्वीन रुद्रमा देवी। ये बिल्कुल रुद्रमा देवी जो थी वो 1262 से लेकर 1289 में जो काकटिया डायनेस्टी थी जो वारंगल की, जो कि अभी एक आंध्र प्रदेश, मॉडर्न आंध्र प्रदेश का पार्ट है, रुद्रमा देवी ने अपना नाम चेंज करके, ठीक है, चेंज करके जो इंस्क्रिप्शंस थे उन्होंने मतलब अपना नाम ही चेंज कर दिया था रुद्रमा देवी ने, और उन्होंने खुद को ऐसे प्रिटेंड किया था कि वो मैन है, वो एक आदमी है, ठीक है। तो इस तरह से वो उन्होंने अपना राज चलाया था अपने आइडेंटिटी को छुपाकर, कि वो एज अ मतलब थी तो लड़की, लेकिन उन्होंने अपना नाम चेंज किया और अपने आप को एज अ मैन दिखाया। तो इस तरह से लोगों ने उन्हें रूल करने दिया, तो इस तरह से वो अपने राज का वो भार संभाल सकी। तो अनदर क्वीन जो है दीदा, जो कि रूल करी थी उन्होंने कश्मीर में 1980 से लेकर 1003 तक, और उनका टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग था, इट कम्स फ्रॉम दीदी, ठीक है, मतलब एल्डर सिस्टर। तो ऑब्वियसली क्या था कि जो अफेक्शनेट टर्म था जो रूलर्स गिवन टू लव्ड रूलर्स बाय हर सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने दीदी से अपना दीदा नाम अलग करके उन्होंने अपने राज्य को संभाला था। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हमें मिन्हाज सिराज देते हैं। तो उन्होंने एक्सप्रेस किया है अपना आइडिया अपने ही वर्ड में कि डू यू थिंक रजिया शेयर दिस आइडियाज़, वाई डू यू थिंक इट वॉज सो डिफ़िकल्ट फॉर अ वुमेन टू बी अ रूलर, ठीक है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक औरत के लिए रूलर बनना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इस तरह से जो मिन्हाज सिराज थे उन्होंने अपने शब्दों में बयां किया था एक औरत को, ठीक है, कि उस वक्त वो रूलर क्यों नहीं बन सकती थी। उसके बाद देखते हैं क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर खिलजी एंड तुगलक। जो कंसोलिडेशन था किंगडम का बहुत ज़्यादा वास्ट था, और दिल्ली सल्तनत को ज़रूरत थी कुछ रिलायबल गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स की। रेदर उन्होंने कुछ एरिस्टोक्रेट अपॉइंट किए थे, चिफ्टन्स एज अ गवर्नर अपॉइंट किए थे अर्ली दिल्ली सुल्तान्स ने, लेकिन स्पेशली इल्तुतमिश जो थे वो फेवर कर रहे थे कुछ स्पेशल स्लेव को जो उन्होंने परचेज़ किए थे फॉर मिलिट्री सर्विसेज के लिए, जिनको बंदगन कहा जाता था इन पर्शिया में, ठीक है, पर्शिया में। और वो केयरफुली ट्रेन करते थे उन आदमियों को सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिस इन द किंगडम, ठीक है। किंगडम में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसेस थे जिसमें अपॉइंट करने के लिए उन्हें ट्रेन किया जाता था, लेकिन टोटली वो उन पर दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर्स एंड सुल्तान को ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम। तो वो पूरी तरह से उन पर विश्वास करते थे ताकि सुल्तान भी उन पर पूरी तरह से ट्रस्ट करे, ठीक है, और उनको वो पूरी जिम्मेदारी जो थी वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली सौंपी जाती थी, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्लेव रेदर देन सन। इसका क्या है कि सुल्तान को एडवाइस किया जाता था कि एक स्लेव जो कि बहुत ही ज़्यादा एक स्लेव ही प्रमोट किया जाएगा अगर वो देखभाल करता है अच्छे से, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, वर्दी है, ठीक है। तो एक स्लेव को ही प्रमोट किया जाएगा रेदर
कि एक जो वैल्यूलेस और बेवकूफ़ एक सन है उसके कंपेयर में, ठीक है। तो इस सन से ज़्यादा बेटर एक वाइज मैन है, ठीक है, चाहे वो स्लेव ही सही, ठीक है। फिर उसके बाद आता है खिलजी तुगलक, जो कि कंटिन्यू करते हैं बंदगन के यूज़ को, और वो कुछ पीपल को रेज करते हैं ऑफ हम्बल बर्थ, ताकि वो उनके क्लाइंट बन सके कुछ पॉलिटिकल पोजीशंस के लिए। तो उन्होंने कुछ जर्नल्स एंड गवर्नर्स अपॉइंट किए, लेकिन उन्होंने कुछ एलिमेंट्स जो थे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की उसको इंट्रोड्यूस किया। स्लेव क्लाइंट जो थे वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल हुआ करते थे अपने मास्टर्स के लिए, लेकिन जो हेयर्स होते थे, उनके जो उत्तराधिकारी होते थे, उनके लिए नहीं होते थे। तो कई बार क्या होता था कि जो सुल्तान्स जो थे वो अपने अलग से सर्वेंट रखते थे। तो इससे क्या होता था कि जो रिज़ल्ट होता था एक्सेशन का, कुछ न्यू मोनार्क्स वगैरह जब आती थी तो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता था जो ओल्ड नोबिलिटी है और न्यू नोबिलिटी के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्लैशेस वगैरह देखने को मिलते थे। तो जो पैट्रोनेज थी हम्बल पीपल की दिल्ली के द्वारा, जो सुल्तान्स वगैरह रखते थे, वो शॉक्ड होते थे कभी मैनी टाइम्स कि कुछ एलाइट्स जो होते थे, ऑथर ने बताया है परिचय में, तारीख जिसको कहते हैं, क्रिटिसाइज़ किया है दिल्ली सुल्तान्स को कि उन्होंने लॉ एंड बेस बॉन्ड और हाई ऑफिसर्स के लिए अपॉइंटमेंट जो थी वो सही नहीं करी थी, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने उसको क्रिटिसाइज़ किया है। ऑफिशियल ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज़ खुमार को अपॉइंट किया था एज अ वाइन डिस्टिलर फिरोज। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि मोहम्मद तुगलक ने कौन से लोगों को किस किस चीज़ के लिए अपॉइंट किया था, तो ये उसके बारे में लिखा हुआ है। वैसे मैं पढ़ देती हूँ। फिरोज़ हज़ाम को बार्बर और मनका तबाह को कुक एंड टू गार्डनर किया था, लाढ़ा एंड पीरा और हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मानी जाती है। और जियाउद्दीन वरानी को मिड 14th सेंचुरी में एक कॉर्निकल कलर रिपोर्ट किया गया बनाया गया था और रिपोर्टेड देयर अपॉइंटमेंट एज अ साइन ऑफ सुल्तान्स लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट एंड इज इनकैपेसिटी ऑफ टू रूल। तो ये सब चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद जो अर्लियर सुल्तान थे लाइक खिलजी और तुगलक, उन्होंने कुछ मिलिट्री कमांडर्स को अपॉइंट किए, ठीक है, एज अ गवर्नर ऑफ टेरिटरी, जो कि बहुत अलग अलग साइजेस की होती थी। तो वो लैंड्स जिसको हम इक्ता कहते थे, और जो उस लैंड्स को होल्ड करता था, देखभाल करता था, उसको हम इक्तेदार या मुक्ति कहते थे। तो जो ड्यूटी थी मुक्तिस की कि वो मिलिट्री को लीड करे, किसी कंपेन को लीड करे और लॉ और ऑर्डर्स को अपने इक्तास में मेंटेन करके रखे। और जो एक्सचेंज है उस मिलिट्री सर्विसेज का, तो मुक्तिस जो थे वो इन एक्सचेंज फॉर द मिलिट्री सर्विसेज, और मुक्तिस जो थे वो रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करते थे, ठीक है, अपने असाइनमेंट्स और एज ए सैलरी के रूप में। तो वो सोल्जर्स को पे होती थी उस रेवेन्यू से, जो सैलरी वगैरह आती थी। और कंट्रोल जो होता था मुक्तिस का वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता था उनके ऑफिसेस में, जो कि असाइन की जाती थी इक्ताज़ उनको। तो एक पीरियड ऑफ टाइम में उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता था। तो ये कुछ चीज़ें वहाँ पे हुआ करती थी। अब ये हार्श कंडीशन है उस सर्विस की जो रिगरसली इम्पोज किया जाता था ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। अकाउंटेंट अपॉइंट किए जाते थे बाय द स्टेट एंड चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय मुक्तिस, ताकि जो अकाउंटेंट वगैरह चेक अपॉइंट किए जाते थे उस टाइम में, ताकि जो मुक्तिस रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं उसको चेक किया जा सके। क्योंकि ऐसा होता था कि हो सकता है मुक्ति ने जितनी भी रेवेन्यू कलेक्ट की है उसमें से कुछ भाग उसने खुद तो नहीं रख लिया है। तो इस सब का हिसाब किताब करने के लिए वो अकाउंटेंट वगैरह भी रखते थे। तो ऐसा माना जाता है कि ये एक रिगरस टाइप का चीज़ था, ठीक है। तो केयर वॉज टेकन दैट मुक्ति कलेक्टेड ओनली दैट टैक्सेस, ठीक है। और ऐसा मतलब जो मुक्ति है वो सिर्फ टैक्सेस को कलेक्ट ही करते थे, जो स्टेट प्रिस्क्राइब करती थी। इतना परसेंट मान लो स्टेट ने लगा दिया कि 5% टैक्सेस कलेक्ट करना है, तो उन्होंने उतना ही कलेक्ट करना है, अपने तरफ से वो कुछ नहीं ऐसा जोड़ सकते थे। तो वो अपने साथ उतने सोल्जर रख सकते हैं जितनी उनको ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। दिल्ली सुल्तान्स ने कुछ
अपने कंट्रोल में कुछ सिटीज़ लाई थी जो कि फोर्स द लैंडेड शिफ्टन्स एंड समंथस एरिटोक्रेस रिच लैंड होल्ड्स एक्सेप्ट द अथॉरिटी, जिसमें से कुछ लोगों को इसकी अथॉरिटी सौंपी गई थी। अंडर अलाउद्दीन खिलजी क्या था कि स्टेट को एज अ असेसमेंट लाया गया था और जो लैंड की कलेक्शन रेवेन्यू कलेक्शन जो थी वो अपने कंट्रोल में उन्होंने ले लिया था, और जो राइट्स है लोकल शिफ्टन्स का की टैक्सेस लगाने का वो कैंसिल कर दिया था, और उनको भी फोर्स किया जा रहा था कि वो टैक्सेस पे करें। तो जो सुल्तान का एडमिनिस्ट्रेशन था कि एडमिनिस्ट्रेटर जो थे वो लैंड को मेजर करते थे और उसका केयरफुली अकाउंट्स करते थे कि किस तरह का उसमें टैक्स लगेगा, कितना लगेगा और कितना कलेक्शन होगा। तो कुछ ओल्ड शिफ्टर्स जो थे लैंडलॉर्ड जो थे वो सुल्तान को सर्व करते थे एज अ रेवेन्यू कलेक्टर और एसेसर्स। तो देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, 3 टाइप के टैक्सेस थे। कल्टीवेशन पे जो लगता था उसको खराज कहते थे, और अमाउंटिंग ऑफ अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस, कि जितना पीजेंट्स प्रोड्यूस करेगा उसका 50% देना पड़ेगा। और एक होता था कैटल पे, और दूसरा मतलब तीसरा होता था हाउस पे। ठीक है, तो ये एक टैक्सेस के टाइप है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये याद रखने वाली कि जो लार्ज पार्ट है सब कॉन्टिनेंट का वो आउटसाइड रहा कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत के। ठीक है, तो ये डिफ़िकल्ट है कि कंट्रोल करना कुछ प्रोविंसेस को लाइक बंगाल को कंट्रोल करना फ्रॉम दिल्ली से। तो उसके बाद एनेक्सेशन करना, उसके बाद सदर्न इंडिया का एंटायर रीजन बिकम इंडिपेंडेंट। तो अगर हम देखें तो गंगेटिक प्लेन जहाँ पे फॉरेस्टेड एरियाज़ हैं, जो फॉरेस्टेड एरियाज़ थे वहाँ पे सुल्तान जो थे वो पेनिट्रेट नहीं कर पाए थे, और उस एरिया में जो वहाँ के लोकल शिफ्टन्स थे उन्होंने अपने रूल्स को इस्टेब्लिश किया था उन सब रीजन्स में। तो सम टाइम क्या था कि जो रूलर्स अलाउद्दीन खिलजी जैसे रूलर्स और मोहम्मद तुगलक जैसे रूलर्स थे, उन्होंने अपना कंट्रोल जो था वो स्थापित करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ थोड़े टाइम के लिए, कुछ ज़्यादा टाइम तक वो कंट्रोल स्थापित नहीं कर पाए थे, लेकिन कुछ समय के लिए उन्होंने कोशिश की थी। शिफ्टन्स एंड फोर्टिफिकेशंस, ये बताई गई है कि किस तरह से शिफ्टन्स फोर्टिफिकेशंस करते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम उनको जो बैम्बू था बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता था। उस वक्त लोग बैम्बू के बनाए हुए घरों में रहते थे, फोर्टिफिकेशंस वगैरह करते थे तो वो बैम्बू से करते थे। बैम्बू बहुत ही ज़्यादा मजबूत हुआ करता था, आग वगैरह से भी नहीं जलता था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं। मंगोल्स जो थे अंडर गंगीज़ खान, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट जो ईरान का जो एक जगह है ट्रांस ओशियाना, वहाँ पर उन्होंने इन्वेड किया था इन 1219। और फिर दिल्ली में भी जो दिल्ली के सुल्तान थे उन्होंने भी बहुत टाइम फेस किया कि मंगोल ने वहाँ पे अटैक किया है। तो मंगोल ने अटैक किया था दिल्ली सल्तनत पर, जो कि इंक्रीज़ हुआ था। ज़्यादातर उन्होंने किया था अटैक रीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। जब अलाउद्दीन खिलजी का टाइम था तब मंगोल ने ज़्यादा अटैक किया था, और अर्ली ईयर्स में अगर हम देखें तो मोहम्मद तुगलक के टाइम पर भी किया था। तो ये दिस फोर्स द टू रूलर्स टू मोबिलाइज लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। तो वो ये चीज़ें सब ये दोनों रूलर्स को फोर्स करती थी कि वो बहुत सारी आर्मीज़ रखें, स्टैंडिंग आर्मीज़ दिल्ली में, जो कि एक बहुत ही बड़ा जो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज था उस वक्त इन दोनों रूलर्स के लिए। तो सल्तनत इन 15th एंड 16th सेंचुरी में देख लेते हैं क्या है ये। आपने नोटिस किया होगा कि तुगलक के बाद सैयद और लोधी डायनेस्टी रूल करती हैं, फिर उसके बाद दिल्ली और आगरा अंटिल 1526 तक दोनों डायनेस्टी रूल करती हैं। फिर जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और एंटायर साउथ इंडिया के पास एक इंडिपेंडेंट रूलर होता है जो एस्टेब्लिश करता है फ्लॉरिशिंग स्टेट्स को और कैपिटल को प्रोस्परस बनाता है। और ये एक ऐसा पीरियड भी था जहाँ पे जो न्यू रूलिंग ग्रुप्स लाइक अफगान्स एंड राजपूत, इनका इमर्जेंस भी देखा गया। कुछ स्टेट यहाँ पे इस्टाब्लिश किए गए इस पीरियड में, स्मॉल थे लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे और एक्सट्रीमली वेल एस्टैब्लिश्ड और एडमिनिस्ट्रेट थे। शेर शाह सूरी 1540 से 1545 में उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया एज अ मैनेजर ऑफ स्मॉल टेरिटरी फॉर हिज अंकल जो कि बिहार में रहते थे। और फिर उसके बाद इवेंचुअली उन्होंने चैलेंज किया मुगल्स को, और जो एम्परर थे हुमायूं उनको हराया 1530 एंड 1540 और 1555 से लेकर 1556 तक की ये बात है। शेर शाह ने कैप्चर किया दिल्ली और अपना खुद का एक डायनेस्टी उन्होंने एस्टैब्लिश किया,
ऑल दो जो सूरी डायनेस्टी है उन्होंने 15 ईयर्स तक रूल किया, यानी कि 1540 से लेकर 1555 तक रूल किया। उन्होंने कुछ एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह भी इंट्रोड्यूस किया जो कि एलिमेंट्स को उन्होंने बोरो किया था अलाउद्दीन खिलजी से, और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट ये साबित हुआ। शेर शाह का एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो एक मॉडल बना अकबर के लिए, जो एम्परर अकबर थे उनके लिए। अकबर ने 1556 से लेकर 1605 तक रूल किया, और फिर उन्होंने अपना मुग़ल एम्पायर जो था वो बहुत अच्छे तरीके से कंसोलिडेट किया। तो ये थी पूरी कहानी दिल्ली सुल्तान्स की। आई होप आपको समझ आई होगी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आई होप आपको भी उतना ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगर कोई शिकवा गिला है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं सुनूंगी और उसे रिजॉल्व भी करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।